प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से एक और फैसला आया है फैसलाबाद से, और इसमें 196 अफराद को सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें चंद MPs भी शामिल हैं, चंद MNAs भी शामिल हैं और एक सेनेटर शिबली फराज भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा, मुंतखब नुमाइंदे, ये सब लोग इन सजाओं में शामिल हैं। ख़ास तौर पर उमर अयूब साहब का नाम काबिल ज़िक्र है, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में। शिबली फराज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में। इससे पहले चंद दिन पहले मलिक अहमद खान भच्चर जो अपोजिशन लीडर थे सूबाई असम्बली में, पंजाब असम्बली में। इन सबको यानी 3 अपोजिशन लीडर्स को सजाएं हो गई। इसके अलावा जरताज गुल साहिबा को भी सज़ा हुई है जो पार्लिमानी लीडर हैं। इसके अलावा साहिबजादा हामिद रज़ा साहब को भी सज़ा हुई है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MNAs जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सबराह हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, उनको भी सज़ा हो गई है। तो ये 10-10 साल की सज़ाएँ मजमूई तौर पर सबको सुनाई गई हैं, सिवाय एक MPA के जो जुनेद अफजल शाही हैं, उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। बाकी सबको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब इसमें बहुत सारे पहलू डिस्कस हो रहे हैं। एक तो ये कि किसी का कसूर ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन इन तमाम लोगों को 10-10 साल की सज़ाएँ क्यों सुनाई गई हैं। फिर जिन लोगों को बरी किया गया है उनको किस बुनियाद पर बरी किया गया है, जिनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं। अब फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ पेश होने वाले वो गवाह, वो स्टार गवाह जो दीगर मुकदमों में भी पेश हुए हैं और उनकी गवाही पर सज़ाएँ हुई हैं, इन्हीं की गवाही को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। यानी फवाद चौधरी साहब के केस में इन स्टार गवाहान की गवाही को रद्द कर दिया गया, तो फिर इन्हीं की गवाही को बाकी जगहों पर कबूल कैसे कर लिया गया। इस पर कुछ माहिरीन कानून का ख्याल है कि अगर एक गवाह झूठा साबित हो जाए तो फिर उसकी गवाही बाकी मुल्ज़िमान पर भी नहीं लगती या उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। समझा जाता है कि अगर ये एक शख्स के खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है तो शक है कि शायद ये दूसरे के खिलाफ भी झूठी गवाही दे रहा हो। लेकिन बहरहाल उनकी गवाही को कहीं पर मान लिया गया और कहीं पर नहीं माना गया, इस पर भी बहस हो रही है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ये इंदिया दे रही है कि अब हम फैसला करेंगे कि हमने पार्लियामेंट में रहना है या पार्लियामेंट से बाहर आ जाना है, और उन्होंने कहा कि ये फैसला इमरान खान करेंगे। लेकिन बहरहाल इंदिया दिया है कि वो पार्लियामेंट से बाहर आ भी सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें पार्लियामान से बाहर धकेला जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम पार्लियामेंट से बाहर निकल जाएं, क्योंकि पार्लियामानी सियासत करने वाले लोगों को ख़ास तौर पर जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको सजाएं हो गई हैं। तो फिर इससे उन्हें लगता है कि वो ख़ास पैगाम दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर आप बात कर लेते हैं। जाहिर है इसके कुछ लीगल पहलू हैं, कुछ इसके सियासी पहलू हैं, और कुछ आइंदा दिनों में अब इलेक्शन कमीशन का जो लाया अमल होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन सब की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। क्या ये लोग नाअहली के बाद इनकी सीट खाली होगी और नए इलेक्शंस होंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हाफिज हसन साहब स्टूडियोज में मौजूद है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आप सब, खुश आमदीद। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून भी हैं। अहमद अवैस साहब आपको भी खुश आमदीद, शुक्रिया। और कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कमर साहब बहुत शुक्रिया। मैं कमर साहब आपसे ही शुरू करता हूँ। आज जो ये अब सजाएं हो गई हैं, इनमें MPAs, MNAs और सेनेटर भी शामिल हैं। हमने देखा एक प्रेसिडेंट आ गया हमारे सामने। इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों सरगोदा की अदालत से जब सजाएं हुई थी तो इन सीटों को फौरी तौर पर खाली करार देकर इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, सजा पाने वालों को, और सीट को खाली करार दे दिया था। ऑब्वियसली वहां पर अब नए इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल आ जाएगा। आपके ख्याल में इन लोगों के खिलाफ भी अब यही होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऐसा ही करेगा और यही सही तरीकाकार है कि अब चूंकि इनको सजा हो गई है तो इनको डिसीट कर दिया जाए? सबसे बड़ी हमारी राय में तो ये है कि चूंकि सजा हो गई है, जैसे कि चंद रोज पहले जो सजा हुई थी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको सबको डी नोटिफाई कर दिया और चंद रोज के बाद वो इंतखाबी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। इसी तरह आज जो फैसला आया है फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला सुना दिया है, ये सब के सब जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है, इनकी डी नोटिफाइड भी बाकायदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी अपील जाएगी। तो वहाँ इस लिहाज से कि स्टेट पर हमला हुआ है। मैं पंजाब गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर था, जब मैंने ये सारे जहाँ ये वाकयात हुए हैं हमने वहाँ विजिट किया था, लाहौर का भी, फैसलाबाद का भी, मियाँ वाले का भी। वो तो सारे इलाके जो थे, स्टेट की इदारे जो थे, वो तो नजर आतिश कर दिए गए थे। अब हमें नहीं पता कैसे हो गए, किस तरह हो गए। हम तो आपके सामने ये बात कर रहे हैं कि चूंकि अदलिया ने 2 साल से ज्यादा अरसे तक तमाम पास एंड कौन देखते हुए इनको सजा सुना दी है। अब जो सजा के जो असरात पैदा होंगे, आप जो इसके बारे में बहस कर लें, आइन और कानून में बड़ी गुंजाइश होती है, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि आप फैसला देखें कि शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी उनका बेटा,
इस तरह फवाद चौधरी और बाकी सब लोगों को जो रिहा कर दिया गया, क्लीन चिट मिल गई है, तो आइंदा जो इसका नया सेटअप यही बनेगा हमारे ख्याल में। मुमकिन पैनलिस्ट इस पर अग्री ना करें, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि पार्टी के अंदर एक नया लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आ जाएगा और जो चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट भी करेगा, और साथ साथ ये भी नजर हमें आ रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे, उनके नीचे सारी कैबिनेट आ जाएगी, और उसके बाद सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होते चले जाएंगे। हमें इमरान खान का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, और जिनको ये सजाएं मिली हैं ये 10-10 साल की सजा और आइंदा 5 साल के लिए भी नाहिल आर्टिकल 63(1) जी के तहत भी और के तहत भी और एच के तहत भी। सही है, तो ये सारे मामला तो खत्म हो सही है। लेकिन कंवर साहब, आपकी राय ये थी इस मामले में, आपने मेरे ही प्रोग्राम में कुछ दिन पहले ये कहा था कि इसके लिए रेफरेंस भेजा जाएगा स्पीकर साहब की तरफ से, और जब रेफरेंस आएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकेगा। और आप समझ रहे थे कि जो इन लोगों को पहले डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें ज़ाब्ते को फॉलो नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। नहीं, वो रेफरेंस की बात निकल गई हाथ से। रेफरेंस ये हुआ कि जिन्होंने आर्टिकल इलेक्शन एक्ट जो है उसका 232 पढ़े, उसको जो इलेक्शन एक्ट 232 में कि जो ही सजा हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको सजा डी नोटिफाई कर सकता है, उनका जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन कर भी दे सकता है। वो आर्टिकल तो नहीं है, सेक्शन 232 है, और आर्टिकल तो 163 में आता है, के में आता है, एच में आता है कि वहां जो ही सजा मिल जाती है तो आप उसको डी नोटिफाई कर सकते हैं अपनी कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट से। तो ये सारे मामला तो हमारे आइन और नहीं, मगर आपके ख्याल में फिर आप यानी आप अपनी ही पहली वाली राय से इख्तलाफ कर रहे हैं सर, जिसमें आपने कहा था कि सूबाई असेंबली का स्पीकर या कौमी असेंबली का स्पीकर रेफरेंस भेजेगा तो इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अब आप ये समझते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं है? नहीं, ये सजा का मामला हो गया है, ये सजा हो गई है, ये बाकायदा कन्विक्ट हो गए हैं इस्ताद दहशतगर्दी से, बाकायदा सजा हो चुकी है। और जो रेफरेंस जो आता है वो तो एक पार्टी की तरफ से आता है, जैसे स्पीकर की तरफ से भेजा है तो वो अलग मामला होता है रेफरेंस, ये रेफरेंस में नहीं आता। ये तो डायरेक्ट वो एक्शन लेने के मजाज में है, उन्होंने अपना एक्शन ले लेंगे, और कल या परसों जो है 2-3 दिन के बाद इलेक्शन के पाकिस्तान। आप सर अगले रोज एक और मिसाल भी दे रहे थे कंवर साहब, आप ये कह रहे थे कि आपने एग्जांपल दी थी कि मलिक कयूम साहब की अदालत से बेनजीर साहबा को सजा हुई, और उस सजा के हवाले से जब वो मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया तो इलेक्शन कमीशन के चीफ ने उसको 30 दिन के लिए होल्ड कर लिया। हालांकि उस वक्त रफीक तारड़ साहब ने इंटरवीन करने की भी कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी आप कौन होते हैं इंटरवीन करने वाले। तो ये एग्जाम्पल भी तो आप दे रहे थे सर। नहीं, बात दुरुस्त है। देखिए, बात अब इतना इसके अंदर हमारी पार्लियामेंट ने ज्वाइंट सेशन में इलेक्शन एक्ट में इतनी तरामीमें की हैं कि हमारी वो समझ से बालातर है। उनको इख्तियार भी बेपनाह दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन की 26वीं अमेंडमेंट के तहत बेपनाह इख्तियार दिए गए। अब इस लिहाज से देखा जाए कि जो फैसला करना चाहेंगे फैसला कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम रवायत हमेशा ये रही है, आप दुरुस्त फरमा रहे, रवायत हमेशा ये रही है कि स्पीकर की तरफ से रेफरेंस जाता है, ये बिल्कुल रवायत रही है। इसीलिए मैं याद बरा कभी परसों मेरे एक स्टेटमेंट दी थी डॉन टीवी के साथ कि हमने ये कहा था जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को मलिक अब्दुल कयूम थे अपने लाहौर हाई कोर्ट के जज, उन्होंने 5 साल की सजा दी थी बेनजीर भुट्टो साहिबा को। तो उसके ऊपर भी रेफर जो आया था इलेक्शन कमीशन में थे उस वक्त जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, उन्होंने के पास रेफर आया था स्पीकर की तरफ से, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने बाद में उस रेफरेंस को उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, उस पर अमल दरामद नहीं किया था। ठीक है, उसकी ये अलग बात है, वो तो इलेक्शन कमीशन के अपने सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं। इसी तरह आप देखें इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो सजा हो जब बेशक माफ कर दें, माफी हो सकती है लेकिन सजा बरकरार रहती है। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये सारे मामला ये भी सजा अगर कहीं बरकरार रहती है वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर मुअत्तल होती है, फैसले मुअत्तल होते हैं लेकिन सजा बरकरार रहती है तो सजा बरकरार रहेगी। तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि पीटीआई का मुस्तकबिल जो था वो तो उसी वक्त खत्म हो गया था। सर पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला तो दायरा ये आवाम करेंगे या रियासती इदारे करेंगे, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट अदालतें फैसले उसके मुताबिक आएंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल सही है सर, आपकी राय आ गई तफसीली। मैं हाफिज साहब, ये जो आज फैसला आया है इस पर पीटीआई के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और एक उनका मतलब मैं वन बाय वन आपके सामने फिर अहमद वैस साहब के सामने भी रखता हूँ। एक उसमें यह है कि जी किसी की गलती ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन सबको 10 साल की सज़ा, इसमें क्या आपको जुडिशल रीज़न नज़र आती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा आपका जो पहला है उस पर भी आऊँगा कि जितनी भी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 63H जो है उसके अंदर ये है कि अगर किसी भी शख्स को कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा सज़ा देता है तो ही स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। अब उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी एक प्रोसेस है, वो ये है कि 63(2) के नीचे जो है वो स्पीकर एक रेफरेंस बनाएगा और 63(3) के नीचे जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको डी नोटिफाई कर देगा, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन ये है कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको सजा दे दी है। रेफरेंस आना जरूरी है। दूसरा इसी के अंदर ये है कि बाज़ दफ़ा होता यह है कि आप इलेक्शन लड़ने लगे हैं, आपने इलेक्शन लड़ लिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन का किसी भी सेंटेंस का पीरियड रहता है तो स्पीकर वो रेफरेंस भिजवाता है। तो इन सारे केसेस के अंदर ये मैंडेटरी है कि स्पीकर जो है वो एक रेफरेंस बनाए और उसको भिजवाए। और मेरा ये ख्याल ये है कि जो पहली भी डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है डेफिनेटली जो स्पीकर्स हैं उन्होंने रेफरेंसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि भिजवाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने आर्टिकल 63(3) की पावर एक्सरसाइज की है तो उसके लिए आर्टिकल 63(2) के अंदर जो है वो रेफरेंस जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं तो इसका मतलब रेफरेंस जरूर आया होगा डेफिनेटली, और अगर नहीं आया होगा नहीं तो फिर मैं ये समझते हूँ कि हो सकता है कि मीडिया के अंदर उसको जो है वो उस तरह की आपका ना आया वैसे बहुत कम है। नहीं, लेकिन ये रेफरेंस आया और मीडिया को पता ही ना हो। नहीं, उसके अंदर ये है कि ये जो है जो एक चीज़ वाज़ेह है कि आर्टिकल 63 के अंदर जो 63 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई सो मोटो जुरिस्डिक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। जो सेक्शन 232 का रेफरेंस है वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो जिसको सज़ा होती है तो उसकी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन वाला पीरियड है। डेफिनेट हाँ, एक चीज़ ये है कि ना स्पीकर को किसी नोटिस देने की ज़रूरत है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी नोटिस देने की ज़रूरत है। अगर आपने आर्टिकल 63 के प्रोसेस को फॉलो करना है तो वो आपका सुप्रीम ऑफ लॉ है, उसके लिए 63(2) को और 63(3) को। हाँ, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं इन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जिनका फैसला सुरगोदा से आया था, उसमें उन्होंने जजमेंट का हवाला दिया है, किसी रेफरेंस का हवाला नहीं दिया। इसका मतलब है स्पीकर की तरफ से रेफरेंस नहीं आया। नहीं, वो ये है कि बुनियाद तो जजमेंट बनी है ना, आज भी जो जजमेंट बनी है उसकी बुनियाद आर्टिकल 63H है। अगर H बुनियाद बनती है तो H का ही जिक्र करेंगे। स्पीकर तो एक जो है वो आपका पोस्ट ऑफिस है, ये इवन इलेक्शन कमीशन का काम भी एक पोस्ट ऑफिस है। बुनियादी तौर पे जो फंडामेंटल क्लॉज है वो है आर्टिकल 63H जो है। रेफरेंस आया होता तो इलेक्शन कमीशन ने उस स्पीकर के रेफरेंस नहीं कुछ जरूरी नहीं है, नहीं कुछ जरूरी नहीं है। खबर तो नहीं, उसके अंदर ये है कि वहां पे ऊपर ये है कि स्पीकर जो है उसके पास 1 से 30 दिन का टाइम है। अगर 30 दिन नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा आपका। और ये 9 क्लॉजेज है, कोई एक नहीं है, H तो एक है ना। O तक जो है जो आर्टिकल 63 जो है आपकी आफ्टर इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट जो है वो आपकी कर सकती है। और मेरा ख्याल है कि जब ये अच्छा, और दूसरा ये है कि जब ये जजमेंट सस्पेंड हो जाती है, फर्ज किया जो आज वाली है, तो ऑटोमेटिकली 63H जो है वो भी सस्पेंशन की तरफ चला जाएगा। उसके लिए कोई नई दरखास्त जो है वो उसको देने की जरूरत नहीं है। तो मैं अहमद अवैस साहब की राय भी ले लूं, फिर मैं दूसरे सवाल की तरफ वापस आ जाता हूं आपके। अहमद अवैस साहब, ये जो रेफरेंस है स्पीकर साहब का, एक तो ये कि आपके इल्म में कुछ ऐसा है कि अहमद चट्टा को डिस्क्वालीफाई करने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली ने रेफरेंस भेजा हो इलेक्शन कमीशन में, और मलिक अहमद खान भच्चर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए रेफरेंस बनाकर भेजा हो पंजाब असेंबली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन के पास। एक तो ये कि आपके इल्म में ऐसी कोई बात है, और दूसरा ये कि आपकी राय क्या है। आप दो मुख्तलिफ आ गई। कंवर साहब आप कहते हैं कि किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, जबकि हावे साहब कह रहे हैं कि रेफरेंस के बगैर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, रेफरेंस जरूर आया होगा। देखिए, बात यह है कि वो हाफिज साहब ठीक इसलिए कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 के अंदर सब आर्टिकल 2 में और सब आर्टिकल 3 में इसको लिखा गया। और ये जो है लॉ तो ये कहता है ना कि, और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के मुतालिक भी यही है कि जिस तरीके से कोई चीज़ लिखी जाए इट हैज़ टू बी अप्लाइड इन द सेम वे एंड नॉट एट ऑल। आप उसको बाईपास नहीं कर सकते, जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। तो वो ये तो एक वैसे देखिए, इसके ऊपर मेरे ख्याल में इतना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। असल बात यह है कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये तो वो दिया या नहीं दिया होगा, मुझे ये प्रोविजन है, सजा कर दी उन्होंने, डिस्क्वालीफाई। ये देखिए ना, अब इस वक्त वो असेंबली से और पार्लियामेंट से
वो पूरी तरह से इस कोशिश में हैं और इस तगदो में हैं कि वो पीटीआई के तमाम मेंबरान को किसी न किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई करें, कुछ करें, उनको पार्लियामेंट से भी बाहर निकाल के। ये बिल्कुल कैफियत हमारे इस वक्त बिल्कुल ये कैफियत है कि जैसे एक किसी का मकान है और मकान के इनमेट्स वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने अपने मकान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं, लेकिन अचानक कोई डाकू हमलावर होते हैं और घर के ऊपर कब्जा भी करते हैं और घर का सामान भी लूट लेते हैं, और वो सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और जो घर के मालिक थे उनको उठा के सड़क पे बाहर फेंक देते हैं। अब वो सड़क पे बाहर फेंके हुए जो हैं वो कहीं दाद फरियाद तो कर नहीं सकते, उनको सुनने वाला भी कोई नहीं है। वो रोएंगे, पीटेंगे, एहतजाज करेंगे, और एहतजाज में इंसान की जो सोच होती है ना और उसकी जो साइकोलॉजी है, सारी दुनिया के साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि उसको इंसान पूरी तरह रीड आउट नहीं कर सकता किस कैफियत में वो क्या करेगा। ये वो कैफियत में लेकर जा रहे हैं कि सारे रास्ते आपने कानूनी जो है इंसान के जो किसी के हैं वो आप बंद करते चले जा रहे हैं। अदालतों को लेकिन उसमें जो है वो बिल्कुल अहमद शाह साहब ने अभी जो बात की है तकरीम कर दिया जी, मगर कंवर साहब अभी ये कह रहे थे कि चूंकि रियासती इदारों पर हमला हुआ था, सजाएं तो होनी थी, और उनकी ओपिनियन ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, ये तो चलो इनके कहने की बात है ना, ऐसी बात नहीं है। ये बातें तो होती रहती हैं, ये आज नहीं है ना। आज मुस्तकबिल नजर नहीं आता कि एक गासिब जो है वो जो है फॉर्म 47 की बुनियाद पे आके वो असम्बली के ऊपर भी, पार्लियामेंट पे भी काबिज हैं और झूठे ऊथ लेके वो इस वक्त हुकूमत भी चला रहे हैं, और उनके पीछे एक ताकत है जिसके आगे अदलिया भी बेबस है। और अदलिया अगर बेबस ना होती तो जब पाकिस्तान का आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, तो वो 1 साल बाद क्यों कराते? उसके 90 दिन से भी कितने दिन ऊपर गुजर गए। इसका मतलब है कि आइन की हैसियत खत्म कर दी उन्होंने। तो जब ये कैफियत हो कि रूल ऑफ लॉ बदल दें आप, कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत कोई ना रहे, तो फिर आप उस कैफियत में जा रहे हैं कि जहां माइट इज राइट है, जहां पे सोसाइटी बिकम्स फ्री फॉर ऑल, कि अब जो जिसका दिल आएगा, जिसके पास जितनी ताकत होगी उसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है सर जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक मसला और है, वो अभी जो जैसे कंवर दिलशाद साहब आप ये कह रहे थे कि जब सजा हो गई तो 232 का आप हवाला दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दे, लेकिन साथ ही आप ये भी मानते हैं कि वो अपील में भी जा सकते हैं, उनको हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिल सकता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैं रिपीटेडली पूछ रहा हूँ पिछले 3-4 दिन में, कि अब अगर फर्ज कीजिए कि उसको सजा हो गई, एक शख्स डिस्क्वालीफाई हो गया, इलेक्शन शेड्यूल आ गया, इलेक्शन हो गया, और 2 महीने के अंदर नया एमपीए या एमएनए आ जाएगा, हाई कोर्ट से 3 महीने के बाद फैसला आता है कि नहीं जी ये तो शवाहिद ही नहीं थे, गवाह की इजरात ठीक नहीं थी या फलां मसला था, और बरी कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा सर? फिर वो उसकी सीट बहाल हो सकेगी नहीं? उस पर एक नया एमएनए या एमपीए आ चुका होगा, फिर क्या होगा? देखो जी, जो फैसले होने हैं, जब आप लोग अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चंद रोज में अदलिया के जजमेंट आने के बाद उनको बाकायदा तौर पर डी नोटिफाई कर देता है उनकी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट से, तो फिर शेड्यूल जारी होता है 1 हफ्ते के बाद। तो शेड्यूल में जो होता है 50 दिन में तो इलेक्शन कराना होता है, और उसी अरसे में कहीं ना कहीं अगर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो इंतखाबी शेड्यूल जो है वो मुअत्तल हो जाता है या करदम करार दे दिया जाता है, तो फिर वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसमें बाई इलेक्शन नहीं करवाएगा और अदलिया का एहतराम करेगा। लेकिन सारी सूरत हाल अदलिया के पास चली गई है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो अपने आईनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने इंतजार नहीं करना। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अहमद अवैसा ही बैठे, हाफिज हसन साहब हैं, तो बड़ा इनका तजर्बा है इनको, अगर वो ये महसूस करें कि अगर इस फैसले में लिखा है कि आपको अपील करने का हक हासिल है, तो फिर इलेक्शन कमीशन है कि मुमकिन है कि इनको फिलहाल एक्शन ना लें और डी नोटिफाई ना करें जब तक कि अपील का फैसला नहीं हो जाता। अगर फैसले में अपील का जिक्र नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हाथ खुले हैं, फ्री हैंड है, वो डी नोटिफाई कर सकता है। ये सारा फैसले के मुताबिक होगा। अगर फैसले में अपील का जिक्र किया है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक महीना 15 दिन जो भी दिया जाता है उसका इंतजार करना पड़ेगा, इमीडिएटली उनको डी नोटिफाई नहीं करेंगे। ये फैसला अदलिया के लिखा पड़ा है, इसमें लिखा क्या है, बाकायदा अपील का हक दिया गया कि नहीं दिया गया, ये अब
हमारे दोस्त बता सकेंगे कि फैसले में अपील का जिक्र है कि नहीं। सही है। अच्छा हाफिज साहब, अब वो मेरे सवाल पर हाजिर आ जाएं, क्योंकि ये डॉलर शॉप तो है नहीं कि हर चीज़ 275 रुपए की मिलेगी। हर बंदे को 10-10 साल की सज़ा, किसी का जुर्म ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, इसमें क्या मंतिक है आपके ख्याल में? देखिए असद, मैं थोड़ा सा कंवर साहब की बात को आगे लेके चलो। आप इस सवाल पर नहीं आना चाहते? मैं आऊंगा, आप हर दफा कंवर साहब की बात को आगे मैं उसके, चूंकि बड़ा ये एक इम्पोर्टेंट और बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, तरतीब चेंज कर लेना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। नंबर 1 ये है कि जिस लॉ के नीचे सज़ा आई है, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है 97 का, उसके अंदर राइट ऑफ अपील मौजूद है, और वो सेक्शन 24 पाकिस्तान एंटी टेररिज्म एक्ट 97 है। लेकिन ये है कि अपील का राइट होना या अपील फाइल करना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो स्पीकर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोकते नहीं है कि आपने जो है इस प्रोसेस को रोके रखना है चूँकि अपील फाइल हो गई है, या ये है कि अपील का भी फैसला नहीं आया। चूँकि उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइम है, वो है 30 दिन स्पीकर के लिए अगर वो वेट करता है, और 90 डेज़ जो हैं वो आपके इलेक्शन कमीशन के। बट जिस हम एक पोलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर चले गए हैं, या एक हॉस्टिलिटी जो है आपके है, तो इसलिए आपको फिर जो स्पीकर वाला या इलेक्शन कमीशन है वो क्विक करता नजर आएगा। ठीक है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि असद, एक आप स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। बात प्राइमरीली ये है कि क्या 9 मई 2023 को जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो इंडिविजुअल एक्ट था, इनोसेंट एक्ट था, स्पॉन्टेनियस एक्ट था, या वो ये था कि आपने एट द स्पर ऑफ मोमेंट जो है इंडिविजुअल जगह पे जाके कोई एक्ट किया, तो आप उसकी जो है, जो आप उसका मैग्नीट्यूड है, या आप उसका जो है एक एनालिसिस और करेंगे। लेकिन जब इस तरह के ऑफेंसेस जो हैं जिसको राइट्स की सूरत के अंदर आता है, अब मैं आपको बताऊं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल के अंदर राइट्स हुए, 2021 के अंदर आए, जनवरी के अंदर आए। उन्होंने उन लोगों को भी सजाएं दी जो मौके पे मौजूद नहीं थे, चूंकि दुनिया भर के अंदर ये प्रिंसिपल आपका मौजूद है जिसके अंदर ये है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसके बाद इंटिमिडेशन है, अबेटमेंट है, फिर उसके बाद इंस्टिगेशन है, प्रोवोकेशंस जो है, और उसके सर्टेन सेक्शंस जो हैं ये अवेलेबल है। जुर्म के हिसाब से सजा मिलेगी। नहीं, मैं अब ये है कि जो हमारा सेक्शन 149 या 34 जो है ये बड़ा वाज़ेह है, वो ये है, और दुनिया भर के अंदर ये है कि अगर आपका उस सारे प्रोसेस के अंदर अगर आप फिजिकल प्रेजेंस है, उसके अंदर भी अगर किसी एक शख्स ने एक्ट किया है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो सारों पे डाली जाएगी, चूंकि आप उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा हैं। इसी तरह अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अबेटमेंट है, या इंस्टिगेशन है, या प्रोवोकेशन है, उसके बाद अगर कुछ चीज़ नतीजे पे पहुंचती है कुछ उस तरह जाने का, तो उसके अंदर जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस है वो कम हो जाते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अहमद अवैस साहब, अब आपके जो एतराज़ात हैं यानी बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें से एक तो ये था जिसका जवाब बहुत तफसील से हाफिज साहब ने दिया है कि भाई अगर एक बंदा एक अनलॉफुल असेंबली में मौजूद है तो वो एक जैसा गुनाहगार माना जाएगा, और वो सेक्शन 149 का हवाला भी दे रहे हैं और दीगर सेक्शंस का भी। तो अब आपके पास कोई लीगल आर्गूमेंट है इनके जवाब में कि वाकई फिर ऐसी सूरत में तो 10-10 साल की सजा यानी एक जैसी सजा सबकी बनती है? नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे नहीं है जैसे हाफिज साहब ने कहा है। उन्होंने एक कानून जरूर बता दिया है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल शक्ल जो है वो उन्होंने बयान नहीं की। सूरत हाल ये है कि देखिए, क्रिमिनल लॉ के अंदर एक मैं बहुत मोटी मिसाल दे देता हूं आपको कि एक आदमी 3-4 आदमी हैं और सेक्शन 34 लगा के कॉमन इंटेंशन के साथ किसी को मर्डर करने के लिए जाते हैं और मर्डर कर देते हैं, और उसके बाद उनका ऊपर ट्रायल होता है। अब हाफिज साहब की बात अगर मान ली जाए तो फिर वो भुट्टो का केस जो था वो एक्सेप्शनल केस है कि वो कॉन्स्पिरेसी करने वाले कि अबेटमेंट की बेस के ऊपर भी, और जो गए थे उन सबको सजाए मौत दे दी। ऐसे नहीं। अब जितना पूरी कानून की किताबें भरी पड़ी हैं, हाफिज साहब तो माशाल्लाह हाफिज हैं, जहां कुरान शरीफ के हाफिज हैं, ये लॉ के भी हाफिज हैं माशाल्लाह। बात यह है कि देखिए, उसमें जिसने ललकारा मारा उसकी सजा कम होती है, जिसने पकड़ा उसकी सजा और होती है, जिसने गोली चलाई उसकी सजा और है। मर्डर सजाए मौत सबको नहीं देंगे। मैं एक बात कर रहा हूं आपको, मैं सिर्फ उनकी मिसाल के तौर पे। वो अलग बात है कि भुट्टो के केस में ऐसा हुआ जिसको बाद में डिक्लेयर किया कि ये तो सारा इट वाज मर्डर ऑफ ट्रायल।
अब बात यह है कि यहाँ पे तो हर चीज जो है वो गलत है, इस लिहाज से कि ये जो लीडरशिप जितनी थी, ये आपने भी आवाज शायद सुनी होगी, क्योंकि बीबीसी से और दुनिया के दूसरे टीवी और चैनल्स वगैरह से जो सुनाया गया था, यास्मीन राशिद जो हैं बार बार कह रही हैं कि यहां खड़े होकर एहतजाज करना है, आगे नहीं जाना, और उनको भी उसी जुमरे में लाके सजा जो है वो 10 साल की सजा सुना दी गई। और सजा अब और कॉन्स्पिरेसी में जिस तरह इमरान खान को आपने सुना होगा, एक इंतहाई मज़ाक़ सूरत हाल, उससे अंदाजा होता है कि ट्रायल किस तरीके से किया गया कि इमरान खान अपने कमरे में, अपने घर में, जहां पे जिस कुर्सी पे और टेबल कुर्सी पे बैठे हुए थे, उस टेबल के नीचे एक आदमी जो है वो छुपा हुआ था और वो बता रहा है कि इमरान खान क्या कह रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि, और इसको अदालत सच तस्लीम कर रही है, एक बात। और दूसरा बेन चीज जो है, अच्छा कुछ केसेस में नहीं भी कर रही है फवाद चौधरी को, फवाद चौधरी के केस में इन गवाहों की बात को तस्लीम नहीं भी किया अदालत ने सर। यही मैं बताने लगा था कि फवाद चौधरी के केस के अंदर वो 4 गवाह जो हैं, वो फवाद चौधरी के केस में भी और भी 1-2 केसेस के वो जो थे इनका जैन के केस में, वो उनको डिसबिलीव किया गया हैं, और इनको सजा सुनाने के लिए वही लोग, क्रेडिबिलिटी अगर शैटर हो गई तो हो गई। आप ये नहीं कर सकते हैं कि यहां पे एक ही लफ्ज को यहां सच तस्लीम कर लें, यहां झूठ तस्लीम कर लें। अदालत जो है वो ये फिर सही है, फिर तो वो अदालत तो फिर वो जिस किस्म की अदालत है। और दूसरी बात उन्होंने जो की, मैं मुख्तसर सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि आपके वक्त की किल्लत होती है। तीसरी बात इन्होंने ये की कि जी इनका क्या है जी, वो तो ये ट्रायल्स कोर्ट में इन्होंने डिले की है, जान के डिले की, और डिले होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इसका जवाब भी सुनिए। आपको याद होगा कि इमरान खान को जब 8 फरवरी का इलेक्शन आना था, उससे 8-10 दिन पहले उसको उजलत में 3 केसेस में सजा सुना दी गई जेल ट्रायल के अंदर। और जज जो था वो रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक बैठ के वो मुकदमा की समाअत किया करता था और कहता था जी मेरी मजबूरी है, मैं यहां बैठूंगा। अब उससे पूछे आप कि जब एक, ये हाफिज साहब भी जानते हैं इस बात को, कि जब एक जज जेल ट्रायल में जाता है, वो अपने हाई कोर्ट के डिसिप्लिन के अंदर होता है, ट्रायल कोर्ट का जज, और उसका ड्यूटी रोस्टर बना हुआ होता है कि इतने बजे अदालत शुरू होगी, सुबह 9 बजे, 2 बजे खत्म हो जाएगी। रात के 1 बजे तक कौन से हाई कोर्ट ने उसे कहा था कि तुम बैठ के सुनो केस? वो लोग कौन थे? सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर तो है ना, जिसके तहत वो सजा करें, सुप्रीम कोर्ट का। जनाब सुनिए ना, वो 120 दिन का बाद कब आई कि जिन लोगों ने रोक रखा था कि ये 2 साल गुजर रहे हैं, इनको अभी कुछ नहीं करना, फिर 120 दिन के जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा 120 दिन में करें, जबकि 7 दिन का स्टैट्यूट जो है एक्ट के लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर ये करना था। 7 नहीं होते, 15 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यहां सजाएं जो हैं ये इस बुनियाद पर नहीं दी जा रही कि उनके खिलाफ कोई मवाद था, कोई एविडेंस थी और इंसाफ की बुनियादों को पूरा किया गया है। यहां पे ताकत की बुनियादों को पूरा किया गया है और उस बुनियाद के ऊपर सजाएं दी गई हैं, और ये इसके नुकसान भयानक आएंगे। आज सजा दे के ये समझते हैं कि मामला सब डर के खत्म हो जाएंगे। डर जो होता है वो वक्ती तौर के ऊपर इंसान को खामोश तो कर देता है, लेकिन एट द सेम टाइम इंसान के अंदर नफरत पैदा करता है, और वो नफरत जब ठीक है दोबारा से अब सर आपने जो सवाल उठाया दूसरी शक्ल में आती है, एग्रेशन पैदा करती है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हाफिज एहसान साहब, अब जो नुक्ता उठाया था अहमद अवैस साहब ने, जरा उसका तफसीली जवाब दे दें कि ये एतराज़ जो इस वक्त वाइडली जो है वो उठाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि भाई गवाह तो मशकूक हो गए, अगर उन्हें खुद अदालत ने कुछ केसेस में झूठा करार दे दिया, उनकी गवाही फिर बाकी केसेस में कैसे मानी जा सकती है? अच्छा असद, एक तो ये है कि उससे पहले उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की थी कि जी अगर 2 बंदे जाते हैं तो एक का ललकारा आ जाए या उसका कोई रोल है, वो उन चीज़ों के अंदर आप उसको देखते हैं कि जहाँ के ऊपर आप इंडिविजुअल्स या कुछ लोगों को आप टारगेट करते हैं। ये जो 149 जो है ये लगी है रॉइट्स के ऊपर, और रॉइट्स के जो है वो अनलॉफुल असेंबली के अंदर आता है, जिसमें ये नहीं है कि जी सिर्फ 5 बंदे आगे थे या 10 बंदे आगे थे और आपने गए, किसी ने डंडा मारा, किसी ने ललकारा किया, किसी ने कुछ किया।
उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो सेक्शन 34 या सेक्शन 148 की एप्लीकेशन और है। लेकिन इस केस के अंदर जो एप्लीकेशन है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल लॉ है कि जहां के ऊपर जो है राइट्स की सिचुएशन क्रिएट की जाए, स्टेट प्रॉपर्टीज को लॉसेस किए जाए, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाए, उसके अंदर हर वो शख्स जो मौके पे मौजूद है, चाहे उसका रोल ज्यादा है या थोड़ा है, उसकी प्रेजेंस ही काफी है उसको मैक्सिमम डोज देने के लिए। अगर ये इसी मॉब के हाथों खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा मारा जाए तो क्या सबको सजा मौत होती है? ना उसके देखे ना, अब उसके अंदर ये है कि वो एक फर्दर और आ जाता है, फिर आपने उसके अंदर सेक्शन 302 ऐड करना है और फिर आपने 302 की एविडेंस के ऊपर जाना है। यहां पे जो सजाएं आई हैं वो 149 की बुनियाद पे आई हैं। इस किसी केस के अंदर आपको 302 का चार्ज जो है वो नहीं लगा। अगर 302 का चार्ज 3 साल की सजा दी है उसको 3 साल की क्यों नहीं? देखे ना कि मिटिगेटिंग है ना, देखे अप टू 10 इयर्स है। अब आप ये है कि वो 5 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 7 भी हो सकती है। मैं ये पूछ रहा हूं ना, दूसरा क्योंकि आप कह रहे हैं कि अनलॉफुल असेंबली में सब एक जैसे कसूरवार हैं, तो फिर जब सब एक जैसे कसूरवार हैं तो एक जुनैद अफजल शाही को 3 साल की सजा क्यों हो रही है? वो भी तो उतना ही कसूरवार था। असद, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि सब रिस्पॉन्सिबल है उस सारे एक्शंस के अंदर जो अनलॉफुल है। सर मैं कानून समझने नहीं, मैं आ गया, मैं समझ रहा हूं आपसे कि जज साहब के ज़हन में क्या होगा एज अ लीगल एक्सपर्ट। ये बताइए, आप फर्ज करें जज हैं, आप एक शख्स को रिलीफ देंगे तो किस बुनियाद पर? ये मैं पूछ रहा हूं। अब ये है कि जो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर है जो कंक्लूजन है उसका कोई हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल नहीं है कि जी अगर एक को सजा दी गई है और उसी की बुनियाद के ऊपर अगर दूसरे को एक्विट कर दिया गया है तो आप कहें कि जी ये ये एक जो है नहीं सुन सर मुझे पहले वाले सवाल का जवाब देना है, दूसरे वाले पे आ गया ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक शख्स को क्या ये जज का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो जिसको चाहे 3 साल सजा दे, जिसको चाहे 10 साल दे? जो सवाबदीदी इख्तियार है कि जहां जहां के ऊपर लॉ के अंदर अप टू का जिक्र आता है कि अप टू 5 इयर्स, अप टू 10 इयर्स, अप टू 14 इयर्स, उसके अंदर जज की डिस्क्रिप्शन है कि वो उस एविडेंस को एवेल्युएट करके कहे कि मैं इसको 4 साल दे रहा हूं, इसको 7 साल दे रहा हूं। ये उसका स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है। लेकिन फिर ये हैरान लगता है कि उन्हें जज साहब को सिर्फ एक शख्स लग रहा है। अब असद ये है कि अगर उन्होंने ये किया है तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो आपकी अपील के अंदर अच्छे आर्गुमेंट्स बन सकते। या तो आप ये कहें तो कि सुन लेना, ये ट्रायल में ही होना चाहिए। नहीं, अगर आपका ये हो तो आपके पूरे मुल्क के अंदर जो है जो कन्विक्शन रेट है वो है 7 से 10% जो है। हाई कोर्ट्स के अंदर जाके वो रह जाता है 4 से 5%। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आजकल जितने केसेस बाज दफा लगते हैं उसके अंदर वो सारी की सारी जो अपील्स हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब इस हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल्स को जो है वो ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई, इसीलिए 3 मैकेनिज्म है ना, आपका पहले ट्रायल आया फिर हाई कोर्ट आया फिर। अब आप ये देखें, कोशिश तो ये होनी चाहिए ना कि ट्रायल की स्टेज पर नहीं वो तो बात आप ये कह रहे हैं कि अगर गलतियां तो कोई बात नहीं, आप हाई कोर्ट में अपील में नहीं कर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये गलती होना या ना होना जो है वो एक और है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी शख्स को या ट्रायल के अंदर सजा होती है और उस सजा के अंदर वो समझता है कि उसे गलत आई है या उस एविडेंस को गलत किया है, वो अपील के अंदर चला 3 साल की कैद काट चुका होगा। देखिए आपका निजाम तो हो नहीं रही। नहीं, ये तो आपका निजाम इंसाफ है ना। अभी आप देखें कि अगर 7 दिन के अंदर ट्रायल का जिक्र है तो बेल किस तरह हो सकती है? अगर 30 दिन के अंदर आपने हाई कोर्ट ने फैसला करना है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो हो नहीं सकती। तो ये आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर लूप होल्स है ना। जिसको मिलनी होती है वैसे उसको बैरून मुल्क पे बैठे हुए जमानत मिल जाती है। देखें मुझे ये अब आप कहेंगे कि हमारा सिस्टम है। असद, क्या पाकिस्तान का निजाम इंसाफ परफेक्ट है? नहीं क्या पाकिस्तान का निजाम इंसाफ पे ट्रस्ट है? क्या पाकिस्तान की जो जुडिशियल रैंकिंग है वो साउथ एशिया के अंदर लोएस्ट नहीं है? फिर तो दलील खत्म हो गई ना। मैं आप कहेंगे नहीं, मैं सारी गलतियां कबूल कर लूं क्योंकि हमारा हम 141 नंबर पर हैं। कि जो इस सारी सिचुएशंस के अंदर आर्गुमेंट ये किया जा रहा है कि शायद इसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल आप डाल के जो है उस क्राइम को जो है वो आप मिनिमाइज करें। आप मुझे ये बताएं कि 9 मई को जो हुआ है आप उसको पॉलिटिकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाई कर सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप नहीं कर सकते तो अगर आप उसके क्वांटम पे जाते हैं तो फिर एज ए पार्टी तो डिस्कस करें ना। क्या पाकिस्तान के आईन या दुनिया के किसी आईन के अंदर लिखा है कि आप जो हैं उन जगहों पे जाके एहतजाज करें जहां के ऊपर रूटीन का एहतजाज है? आप डी चौक आ जाएं, आप किसी और चौक के,
अगर आपका एक प्लान किस्म की एक्टिविटी पूरे मुल्क के अंदर आए तो फिर उसको एक्सेप्शनली ट्रीट तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर वो हुई है, अब उसके अंदर भी प्लस माइनस आया है तो उसको हाई कोर्ट, क्या हाई कोर्ट के अंदर जो इस्लामाबाद की सजाएं आई थी वो सस्पेंड नहीं हुई? क्या एक्विटल नहीं उसके अंदर आई? तो ट्रायल कोर्ट इज नॉट द अल्टीमेट कोर्ट जो है। अब दूसरी एक चीज जो है जिसकी तरफ उन्होंने कहा है कि जो हर एविडेंस जो आती है उसकी क्रेडिट जो है अगर उसका कोई दूसरा लेना चाहे तो अपील के अंदर ले लेता है। और ये हमारे क्रिमिनल के बाज़ दफ़ा होता यह है कि नीचे जो लोग कन्विक्ट हो जाते हैं ऊपर एक्विट हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा नीचे जो हैं वो एक्विट हो जाते हैं ऊपर कन्विक्ट हो जाते हैं। बट आप ये देखें कि क्या जो उस दिन हुआ या जिस तरह की एक मैसिव इन्वॉल्वमेंट आई, क्या उसे जस्टिफाई कर सकते हैं? इसको जल्दी होना चाहिए था। और अभी भी इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप 3-3 साल की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट को अगर बरतानिया के अंदर अगर बरतानिया के अंदर इवनिंग कोर्ट्स लग सकती हैं, अमेरिका के अंदर 45 साल सजा हो सकती है, तो पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर फिर आपको एक स्ट्रिक्ट मेजर लेना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं आनी चाहिए। हां, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और ऐसा शख्स नहीं आनी चाहिए। लाहौर या फैसलाबाद में मौजूद ही नहीं था और वो गुजरांवाला में हो, लेकिन लेकिन एक ये देखें ना कि आपकी रियासत या रियासत के उस इदारे जिसको आपने टारगेट किया है उसने टॉलरेंस तो की है ना कि आपके थाउजेंड्स लोग गए, सिर्फ 103 को उन्होंने जो है डाला। और उसके बाद भी जो है कि जिसने कहा कि जी मैं इससे वापस आ जाता हूं। और लास्ट टाइम तक आपने अभी ये देखें, अगर आप रियासत से लड़ना भी चाहें और उसके बाद आपका एटीट्यूड भी हो, फिर आप सिस्टम यानी कि जुडिशल को भी टारगेट करें और फिर आप ये कहें कि जी हम उसके अंदर बेहतर है, तो मेरा ख्याल है कि उस पॉलिसी को भी देखना चाहिए। लीगल स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी दोनों बड़ी। अहमद अवैस साहब, अब आर्गुमेंट ये है हाफिज साहब का, वो कहते हैं कि अगर कोई गलतियां ट्रायल में रह भी गई होंगी तो हाई कोर्ट में जाकर इक्विटल हो जाएगा, इंसाफ हो जाएगा। अगर कोई गलतियां रह भी होंगी तो प्लेटफॉर्म तो मौजूद है ना, क्या हर्ज है इसमें? हाफिज साहब बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ जो है वो एग्जेक्टिव के, हुकूमत के अंगूठे के नीचे है, वो नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। इसलिए ये सजाएं जो सोची समझी स्कीम के तहत करवाई गई हैं, ये सजाएं जो हैं इसको आप ये जो जज साहबान बैठे हुए नीचे से ऊपर तक, ये सिर्फ तनख्वाहदार हैं। ये किसी तरमीम के बाद किसी में ये जरूरत नहीं हो सकती। आपके सामने अगर ऐसा होता तो 12 जुलाई की जजमेंट जो थी रिजर्व सीट्स वाली, वो कभी ऐसा हुआ है कि एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट अनाउंस कर दे सही, और वो 9 महीने तक वो इंप्लीमेंट ही ना हो और वो किसी को कंडेम में सजा भी ना हो? ये तो सत्यानाश कर दिया सिस्टम का। यही यहां पर हुआ है। देखिए ना, अगर मैं ये बात कर रहे थे अभी हाफिज साहब, अब जिस वक्त इकट्ठा जुलूस जा रहा है, अब जुलूस में कुछ लोग साथ हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, कुछ हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ हैं जिसने कोई चीज जला दी, कुछ है जिसने बहुत ग्रॉसली डैमेज कर दिया। तो क्या आप ये सजा जो है अप टू 10 इयर्स है, वो किस लिए है? हर एक को अलग अलग कंसिडर होगा। कॉमन इंटेंशन जुलूस निकालने की है, प्रोटेस्ट करने की है। इतना एक रियासत के ऊपर हमला हुआ है और रियासत के ऊपर ये जो अटैक है ये अनप्रेसिडेंटेड है और इसको किसी भी मुआशरे में टॉलरेट किया जा ही नहीं सकता। तो फिर सजाएं भी तो नहीं, मेरी मैं आपको एक अर्ज कर दूं ना, एक मिनट ये हुआ। अगर ऐसा होता ना, देखिए अगर ऐसा होता तो पंजाब पुलिस या किसी सूबे की पुलिस जो है वो किस लिए आपने इतनी अरबों रुपया दे के रखी हुई है कि जानो माल की हिफाजत के लिए और प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए वो खामोश रहती है और वहां पे नजर भी नहीं आती। कंटोनमेंट एरिया के अंदर कोई आपको नजर नहीं आता। हो सकता है कि एक बंदा किसी को मारने जाए और कहे कि जी चूंकि मुझे किसी ने रोका ही नहीं, मुझे रोक लेते हैं। जो उधर गए हैं वो नहीं आर्गुमेंट की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारी जो उनकी जिम्मेदारी है वो किसी ने पूरी की, उल्टा उनको तो आपने रिवार्ड दिया। वरना इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने क्यों नहीं पकड़ा। वो तो उनको सजा तो मिलेगी। जो इनकी जिम्मेदारी थी उसका कौन पूछने वाला है? ये मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? मैं बड़ी विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है
कि क्या पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान का कानून हर शख्स को ये पाबंद नहीं करता कि उसने जुर्म नहीं करना, उसने जो है किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर नहीं जाना, उसने जाके वहाँ राइट्स नहीं करने, उसने किसी को जाके वहाँ पे कत्ल या ज़ख्मी या नहीं करना, क्या डिमांड नहीं करता। अब अगर ये है कि आप एक पूरे प्लान करके गए तो फिर दो चीज़ें हैं, एक ये है कि फिर आप टकराव चाह रहे हैं। अब थाउजेंड्स लोग जब नहीं सुन लेना, नहीं एक सेकंड, नहीं दोनों नहीं, इसमें सवाल ये ना कि वो जो गवाहान थे वो ये बताते हैं कि उन्हें 2 दिन पहले पूरे प्लान का पता चल गया था। जो गवाहान है वो बताते हैं ना कि वो उन्होंने छुप के सुन ली थी सारी बात, फिर तो पुलिस को रोकना चाहिए था ना। नहीं, गवाहान को पता है मंसूबा लीक हो चुका है। मैं एक सेकंड में बताऊं कि आप जब ये बात करते, ये सारे लोग इकट्ठे कहाँ हुए थे? लिबर्टी हुए थे। लिबर्टी से आपने एक कहा कि हमने कोर कमांडर की तरफ जाना है जी। अब कोर कमांडर की तरफ जाने का मतलब यह है कि आपने सारों को मोबिलाइज किया कि आपने उसकी तरफ जाना है जहां कि आपको नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, अब जब आप थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पे चले गए, अब यहाँ ये है कि आप चाह रहे हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा क्लैश होता, लोग वहां पे जख्मी होते, ये सारा होता, और अगर उसके बाद चले आप उससे भी आगे गए तो फिर आप ये कहते हैं कि जी फौज क्यों नहीं सामने आई। अगर फौज आ जाती सामने और फौज जो है एक्शन कर लेती, टारगेट्स कर लेती, तो आपने कहना था जी इनोसेंट को जो किए गए। तो मेरा ये ख्याल है कि जहां के ऊपर रियासत की जिम्मेदारी है वहां के ऊपर शहरी की भी जिम्मेदारी है कि उन चीजों को न करें। और इस पॉलिटिकल मेरा ख्याल है डायकॉटमी में जो है एक प्रॉब्लम। हाफिज एहसान साहब, अहमद अवैस साहब और कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।